हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बियर्ड लैम्बर्ट लॉ को पढ़ा। हमने देखा कि लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट हम किसी मॉलिक्यूल या सैंपल पे आपतित करवाते हैं तो आपतित विकिरण की तीव्रता में जो कमी उसकी मोटाई के साथ साथ अवशोषण परत की मोटाई के साथ साथ आपतित किरण की तीव्रता में जो कमी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। या फिर मैं एब्जॉर्बेंस की बात करूं तो लैम्बर्ट लॉ के अनुसार एब्जॉर्बेंस किस पे डिपेंड करती है, अवशोषक परत की मोटाई पे डिपेंड करती है। और बियर लॉ के अनुसार एब्जॉर्बेंस जो अवशोषक परत के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ होता है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। और कंबाइंड रूप से हमने बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की जब बात की तो हमने देखा कि बियर्ड लैम्बर्ट लॉ के अनुसार जो आपतित विकिरण, यदि हम किसी भी सॉल्यूशन के एब्जॉर्बेंस की बात करें कि सॉल्यूशन की यानी इस मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस क्या है, तो वो एब्जॉर्बेंस किस बात पे निर्भर करता है कि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है और उस अवशोषक परत की मोटाई कितनी है जिसमें हमारा सॉल्यूशन फिल है। ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर का नियम प्रसामान्य रूप से वैध पाया गया है, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में इस नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है, अर्थात इस नियम से विचलन होने लगता है। फर्स्ट है कि यदि प्रकाश एक तरंगदैर्घ्य का न होकर कई तरंगदैर्घ्य का हो तो नियम का ठीक से पालन नहीं होता, अतः प्रकाश की एक वर्णी विकिरण की समांतर किरण पुंज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो यदि हमें यहाँ पर हम बियर्ड लैम्बर्ट लॉ में जो रेडिएशन आपतित करवाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल पे हम रेडिएशन यदि आपतित करवाते हैं तो ये जो रेडिएशन है वो कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होनी चाहिए। यानी एक वर्ण की क्या होनी चाहिए, रेडिएशन होनी चाहिए। एक वर्ण से मतलब है कि एक ही फ्रिक्वेंसी की या एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन हम, ये सभी जो वेवलेंथ हैं यदि मॉलिक्यूल पे हम आपतित करवा रहे हैं तो उन सब का क्या होना चाहिए, एक ही वर्ण, या मैं कहूँगी एक ही फ्रिक्वेंसी, या मैं कहूँगी एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन को मॉलिक्यूल पे हम आपतित करवाते हैं। ठीक है। यदि हमने मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन यूज़ नहीं की या फिर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को आपतित नहीं करवाया तो क्या होगा, नियम से विचलन होने लग जाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग है कि विलयन की तनुता के साथ अवशोषक अणुओं की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि हमने रेडिएशन आपतित करवाई है, ठीक है, और जो सॉल्यूशन हमने अवशोषक परत के अंदर हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसको हम यदि डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट होने की वजह से उसमें क्या कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज नहीं आने चाहिए। जैसे कि हमने यदि उसको डाइल्यूट किया है सॉल्यूशन उसका जो पदार्थ को, ठीक है, तो वहाँ पर न तो जल अपघटन होना चाहिए, न आयनन होना चाहिए, न ही संगुणन होना चाहिए, न हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हाँ सॉल्यूशन हमने बनाया तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, या विलायक संगुणन होना चाहिए। विलय की प्रतिदीप्ति, विलायक की अल्प पारगम्यता आदि कारणों से होते हैं। ठीक है। तो यदि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने पर मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड है विलय का स्कंदन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनका कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ थिंग है कि एप्सिलॉन का मान टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, अतः ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है।
कि एप्सिलॉन का मान टेम्परेचर पे निर्भर होता है, इसलिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे हैं। इस नियम का पालन तनु विलयन के लिए होता है, अतः विलयन की सांद्रता अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पर हम कौन सा कैसा सॉल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे इसलिए हम कंसंट्रेशन का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन नहीं हो। इस प्रकार स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक अध्ययन में विलय की संपूर्ण सांद्रता परास के लिए उपरोक्त सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की पुष्टि कर लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इस नियम की पुष्टि हेतु विलय की सांद्रता और विलोपन गुणांक के बीच ग्राफ खींचने पर मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम एप्सिलॉन और कंसंट्रेशन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो ग्राफ मूल बिंदु से होके एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। यदि हमें वहाँ थोड़ा बहुत भी चेंजेस हुआ या फिर वो रेखा आना बंद हो जाए तो ये क्या होगा, हम उसके आगे सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सांद्रता के लिए वो आगे वैध नहीं है। तो हमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने बियर्ड लैम्बर्ट लॉ को फॉलो करे तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन है कि जो हम रेडिएशन आपतित करवा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। सेकंड थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग है कि प्रकाश जो हम आपतित करवा रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। सेकंड थिंग कि यदि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट होने के साथ साथ मॉलिक्यूल में क्या कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग है कि स्कंदन नहीं होना चाहिए विलय का। और एप्सिलॉन का मान टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और फिफ्थ थिंग है कि हमें क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये थे बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की लिमिटेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रकाश रसायन के नियम, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ जो लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री हम यहाँ पर दो हैं। एक तो फर्स्ट लॉ फोटोकेमिस्ट्री का जिसे हम कहेंगे ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ, ग्रोथर ड्रेपर्स लॉ। यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए ग्रोथर ड्रेपर्स लॉ, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को आप डिस्क्राइब करो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी क्या है, ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ। ठीक है, प्रकाश रसायन का यह मूलभूत नियम है। इसे सर्वप्रथम 1818 में ग्रोथर्स व ड्रेपर ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के गुणात्मक व मात्रात्मक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब प्रकाश विकिरण पदार्थ पर गिरता है तब आपतित विकिरण का वह भाग जो अवशोषित करता है रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि विकिरण का परिवर्तित या ट्रांसमिटेड पार्ट। ठीक है, तो ग्रोथर्स ड्रेपर्स ने क्या बताया कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल पर मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं तो यहाँ पर इस लाइट का ये इस मॉलिक्यूल के द्वारा, इसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल के द्वारा या तो इस लाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, या ये लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या इसमें से गुजर के वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, यदि लाइट हमने आपतित करवाई है किसी भी मॉलिक्यूल पे तो या तो मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये क्या हो जाएगी, लाइट या तो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, या फिर क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, इसमें से गुजर के सीधे पास हो जाएगी, या फिर ट्रांसमिट हो सकती है। तो यदि मॉलिक्यूल में कोई केमिकल चेंज होना है तो वो उसमें रिफ्लेक्टेड
या ट्रांसमिटेड लाइट का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, यदि मॉलिक्यूल जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वजह से ही मॉलिक्यूल में क्या होगा, केमिकल चेंज आएगा। वहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का कोई रोल नहीं रहेगा मॉलिक्यूल के केमिकल चेंज में। ठीक है, तो ग्रोथर-ड्रैपर्स यही बताते हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल में कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या फिर मॉलिक्यूल रिएक्टेड हो रहा है, मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो रहा है और प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इंसिडेंट रेडिएशन का वो वाला भाग जो क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, न कि जो रिफ्लेक्ट हुआ है और ट्रांसमिट हुआ है। मॉलिक्यूल में चेंज के लिए या फिर केमिकल रिएक्शन के लिए या फिर मॉलिक्यूल के एक्टिवेट होने में किसका रोल है, लाइट का वो पार्ट जो कि एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होती हैं जिनका अभिकारकों या निकाय द्वारा अवशोषण होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निकाय या अणु विकिरण के फोटोन के अवशोषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि अवशोषित प्रकाश विकिरण से सदैव रासायनिक अभिक्रिया घटित हो। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि मॉलिक्यूल जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसी से मॉलिक्यूल में चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल में केमिकल रिएक्शन हो जाए। आप समझ रहे हैं कि अभी हम क्या बात कर रहे थे कि लाइट का वही पार्ट मॉलिक्यूल में केमिकल चेंज के लिए उत्तरदायी है जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मात्र मॉलिक्यूल के लाइट के एब्जॉर्ब करने की वजह से मॉलिक्यूल में चेंज आए या फिर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदले या केमिकल रिएक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कई बार अवशोषित प्रकाश से कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं होती। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन विकिरण के एक भाग का अवशोषण तो करता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ऐसी अवस्था में अवशोषित विकिरण ऊर्जा का या तो अवशोषित अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा या भिन्न तरंगदैर्घ्य के रूप में मुक्त होती हैं। कई प्रयोगों में यह फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस के रूप में मुक्त होती है। अतः यह नियम एक गुणात्मक नियम है तथा अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा व अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई मात्रात्मक संबंध नहीं बताता है। ठीक है, कि जो ग्रोथर-ड्रैपर्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग यदि मॉलिक्यूल में यदि कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसके लिए लाइट का वही पार्ट उत्तरदायी है जो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल रिएक्ट होके प्रोडक्ट में चेंज हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है, ये स्टार लगा रही हूँ, यदि मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं वो प्रोडक्ट में बदले। हो सकता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में लौट आए। ठीक है, तो यह जो नियम है ग्रोथर-ड्रैपर्स लॉ, ये पूरी तरह से क्या है, क्वालिटी बेस्ड है, न कि क्वांटिटी बेस्ड। ठीक है, क्वालिटी बेस्ड ही है, क्योंकि यदि क्वांटिटी बेस्ड होता तो ग्रोथर-ड्रैपर्स लॉ ये भी बताता कि मॉलिक्यूल कितने फोटोन ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और उससे कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वालिटी पे बेस्ड है कि वो क्या जस्ट बताता है कि मॉलिक्यूल जितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उसी से मॉलिक्यूल में केमिकल चेंज आता है या फिर रिएक्शन प्रोसीड होती है,
लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि उस लाइट को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है कि वो वापस से अपनी एनर्जी इमिट करके ग्राउंड स्टेट में लौट के भी आ सकता है, या फिर एनर्जी को फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस के रूप में भी मुक्त कर सकता है। ठीक है, यदि ये क्वांटिटेटिव लॉ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह जो ग्रोथर-ड्रेपस लॉ यह नहीं बताता कि कितने मॉलिक्यूल लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे और लाइट के एब्जॉर्प्शन से कितने मॉलिक्यूल वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है।